आदर्श के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है कृषि का, इसकी तो आपको बड़ी प्रसन्नता हुई होगी। परसों अपन जो क्लास ली थी 80% वेटेज उसी से कवर हुआ है, और जो आदर्श की टेस्ट सीरीज चलती है MTS ATS, उससे सारे के सारे जो टफ प्रश्न है वो सारे के सारे कंडक्ट हुए हैं। तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। अपन अभी पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, तो आप सारे जरूर मिलाना पेपर को। तो पहला जो आपका प्रश्न आया है वो प्रश्न है, मृदा में उपस्थित मुख्य सूक्ष्म जीव। मृदा में उपस्थित मुख्य सूक्ष्म जीव है आपका जीवाणु। सेकंड प्रश्न आपका है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो 0.3 से 0.7%, या अपन कह सकते हैं फिक्स पूछे तो 0.5%। उसके बाद में नेक्स्ट अपना है, गेहूं की फसल की जलमांग मिलीमीटर में होती है तो 450 से 650 mm होती है। उसके बाद में फोर्थ नंबर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार का उदाहरण है तो मोथा नहीं है, दूब घास नहीं है, जंगली जई नहीं है, तो बथुआ जाएगा। क्या जाएगा? बथुआ। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। पेपर को देख के बड़ा ऐसे आनंद आएगा भी आपको भी, और अपने अनुसार ही पेपर बनाया है। जैसे जिया मेज एंड वनस्पतिक नाम है मक्का का। किसका है? मक्का का। अगला है, शुष्क खेती हेतु दुर्गापुरा सफेद। आपको बताया था कि ग्वार की एक ही वैरायटी आपको याद करती है शुष्क खेती के लिए, तो वो कौन सी है? दुर्गापुरा सफेद। किसकी है भी? ग्वार की। नेक्स्ट है अपने, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। आपको मेरा बताया हुआ है कि हड्डियों का जैसे कमजोर होना, रिकेट्स जो बीमारी है, या हड्डियों का भंगुर होना, रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। उसके बाद में आम में 100 ग्राम फल खाने के बाद में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो आपको बताया हुआ है कि विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें होती है भी 13 मिलीग्राम। कितनी होती है? 13 मिलीग्राम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि बेर में प्रवर्धन हेतु अपनाई जाने वाली विधि का नाम लिखिए। तो पहली है चित्तकलिकाएन, दूसरी आपकी पेबंद, और तीसरी शिखर रोपण, चौथी है सील्ड कलिकाएन। तो इसमें कौन सा जाएगा? सील्ड। अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे रिंग बडिंग मिलता तो आप रिंग बडिंग करते, और यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है तो सील्ड बडिंग। सील्ड बडिंग या टी बडिंग, यह इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट अपन अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका है, बड़े आकार के फल वृक्ष लगाने हेतु, बड़े आकार नाम से पता लग रहा है आपको कि बड़े आकार के जो फल वृक्ष हैं उनको लगाने के लिए, बड़े आकार के फल वृक्ष लगाने हेतु गड्ढे का जो आकार रखा जाता है वो 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर रखा जाता है, या अपन कह सकते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। दशहरी किस्म, भाई बड़ा शानदार पेपर दिया है बनाने वाले ने कि दशहरी किस्म है किसकी है? आम की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तैयार जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा जांच की जाती है। आपको मीटर बताए थे मैंने कि फिक्स याद रखना है आपको। इसके अंदर अपन जांच कर सकते हैं, जो तैयार जैम की कुल घुलनशील TSS की मात्रा है वो रिफ्लेक्टोमीटर से जांच की जाती है। लैक्टोमीटर से आपको बताया था कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात होता है। ब्यूटारोमीटर से वसा के परीक्षण के लिए काम आता है, और जेलीमीटर आता है वो पेक्टिन परीक्षण अपन ज्ञात करते हैं। तो मुख्यतः इसमें कौन सा आएगा? रिफ्लेक्टोमीटर। कौन सा आएगा? रिफ्लेक्टोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से गाय की द्विकाजी नस्ल है। ये प्रश्न तो डिट्टो मैंने आपको दिया था प्री बोर्ड एग्जाम में। तो इसके अंदर देखिए, गिर नहीं है, राठी आपकी दुधारू नस्ल में आ जाएगी, सिंधी और हरियाणा। इसका कौन सा सही आंसर जाएगा? हरियाणा जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है। डिट्टो प्रश्न मैंने आपको दे रखा है, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, अपने ही पेपर से बनाया है बोर्ड एग्जाम में भी। बदावरी भैंस, मैंने एक आपको नस्ल बताई थी, बदावरी भैंस में वसा सबसे ज्यादा, भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल होती है जिसमें वसा का मान रहता है? तो वो बदावरी आती है, जिसमें 13% वसा होती है, या 12 से 14% रेंज में आपको पूछा जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपका आगे देखिए। अगला प्रश्न है आपका, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग। बेसिलस एंथ्रेसिस नाम से पता लग रहा है आपको, बेसिलस एंथ्रेसिस नाम से पता लग रहा है, तो ये इसमें आएगा आपका एंथ्रेक्स बीमारी।
कौन सी आएगी भी? एंथ्रेक्स। वह रोग जिसके कारण पशु अमन नहीं है ये, अमन अपन बात करें उधर, अच्छा अयन की बात कर रहा है, अयन और थन प्रभावित होते हैं। अयन और पशु के जो थन प्रभावित होते हैं जो मुख्यतः अपने मेस्टिटिस बीमारी में होते हैं, या अपन कह सकते हैं थनैला बीमारी में। किसमें होते हैं? थनैला बीमारी में। उसके बाद में अपन बात करें, भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रतिशत हिस्सा है, कि विश्व के अंदर भारत का कितने परसेंट हिस्सा है वो दुग्ध उत्पादन में है, तो 18.5% है। कितना है? 18.5%। आपको इंपोर्टेंट भी बताया था, राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत हुई, ये तो डिट्टो ऑप्शन भी चेंज नहीं किए 2015-16 में, आपको वैसे भी प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर दिया हुआ प्रश्न था। उसके बाद में नेक्स्ट अपने फिलिंग द ब्लैंक की अपन बात करें, रिक्त स्थानों की बात करें, तो पहला प्रश्न है ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किसने किया? तो लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न ने किया, सबसे पहले किया था इसका लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न। तो सभी का ये प्रश्न सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका कि बीज बोने से पहले भूमि पर की जाने वाली क्रियाओं को प्राथमिक भूपृष्ठन कहते हैं। क्या कहते हैं भी? प्राथमिक भूपृष्ठन कहते हैं इसको कहते हैं अपन प्रारंभिक या प्राथमिक भूपृष्ठन, प्राथमिक भूपृष्ठन कहते हैं। उसके बाद में जीरे में वाष्पशील तेल होता है, वो 2.5 से 3.5% होता है, 2.5 से 3.5% होता है। आपको इंपोर्टेंट बताया हुआ था, वर्षा का नहीं होना या बहुत कम मात्रा में होना, या तो बारिश का नहीं होना या बहुत कम मात्रा के अंदर होना, क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है भी? अनावृष्टि कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आम का कुल है एनाकार्डियेसी। आम का कुल है एनाकार्डियेसी। सोडियम बेंजोइट रसायन का उपयोग फल परिरक्षण में रासायनिक परिरक्षक पदार्थ के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? रासायनिक परिरक्षक, रासायनिक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है वो रंगहीन फलों में प्रयोग करते हैं, और सोडियम बेंजोइट है वो रंगीन फलों में रासायनिक परिरक्षक के रूप में करते हैं। तो सोडियम बेंजोइट का प्रश्न आपके आ चुका है। उसके बाद में अगला प्रश्न, सामान्य पशु आवास की लंबाई की दिशा। लंबाई आपको फिक्स बताया था मैंने कि लंबाई जो अपन रखते हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा में रखते हैं। लंबाई रखी जाती है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में अपन लंबाई इसकी रखते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट वेचूर नस्ल को गाय के नाम से, वेचूर नस्ल को मिनिएचर के नाम से भी जाना जाता है। वेचूर नस्ल को किस नाम से जाना जाता है? मिनिएचर। आपको बताया था कि केरल प्रदेश में गाय की एक ऐसी नस्ल पाई जाती है जिसका आकार बहुत छोटा होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? वेचूर नस्ल, और दूसरा नाम इसका रहता है मिनिएचर के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है गलघोंटू रोग में पशु को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है? तो गलघोंटू रोग में पशु को 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तेज बुखार हो जाता है पशु को। नेक्स्ट प्रश्न है एक भारतीय गाय का औसतन एक वर्ष में दुग्ध उत्पादन होता है, तो 1600 किलोग्राम। कितना होता है भाई? 1600 किलोग्राम। बड़ा शानदार पेपर आपको दिया है, देखो बड़ा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका अति लघुत्मक प्रश्नों की अपन बात करें, पहला है बीज की अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र बताइए। आपको एक फिक्स बताया हुआ था, प्रैक्टिकलों में भी बताया हुआ था कि इसका फॉर्मूला रहता है अंकुरित बीजों की संख्या बटे कुल बोए गए बीजों की संख्या। इंटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है जर्मिनेशन परसेंटेज का।
नेक्स्ट प्रश्न है जैव उर्वरक के कोई एक उदाहरण लिखिए। जैव उर्वरक के तो बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो आप, तो जैव उर्वरक का आता है इसमें उदाहरण जैसे आप लिख सकते हो राइजोबियम लिख सकते हो, एजिटोबैक्टर लिख सकते हो। ये सारे के सारे क्या होते हैं? जैव उर्वरक होते हैं। क्या होते हैं? जैव उर्वरक। मिश्रित फसल का कोई एक उदाहरण लिखिए। मिश्रित फसल में अपन कह सकते हैं कि फसलों को बीजों को मिश्रित करके अपन बुआई करते हैं, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो कोई भी आप लिख सकते हो जैसे कि बाजरा प्लस मोठ कर सकते हो, या अपन कर सकते हो सरसों चना, तो कोई भी लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट है फसल चक्र का कोई एक सिद्धांत लिखिए। तो बहुत सारे सिद्धांत है जैसे कि नमी संरक्षण का सिद्धांत भी एक रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है धनिया का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो धनिया का वानस्पतिक नाम आपको बताया हुआ है कोरिएंड्रम सेटाइवम। कोरिएंड्रम सेटाइवम होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं WHO की अनुशंसा के आधार पर प्रति व्यक्ति को कम से कम कितने ग्राम फलों को प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। तो WHO ने फिक्स बताया हुआ है आपको, ICMR WHO के अनुसार कि 90 से 110 ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है पेयबंद कलिकाइन का चित्र बनाइए। पेयबंद कलिकाइन या पेज बडिंग, तो आपको मेरा फिक्स बताया हुआ था कि ये मूल वृंत है। मूल वृंत से 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई से पेज अपन आयताकार आकृति की छाल निकालते हैं, और इसी आकार की अपन, ये तो हो गया आपका मूल वृंत, और एक होता है आपका सांकुर। तो सांकुर से इसी आकार की एक कलिका सहित अपन छाल निकालते हैं, और इसी छाल को अपन लाके इसके ऊपर प्रविष्ट कर देते हैं और रोपण पट्टिका की सहायता से बांध देते हैं। तो इसका डायग्राम आपको दिखाना था सिंपल। उसके बाद में पपीते का उद्गम स्थल होता है। तो पपीते का आपको बताया हुआ था इंपॉर्टेंट कि पपीते का, मक्के का, इनका उत्पत्ति स्थान होता है, उद्गम स्थल होता है, वो मैक्सिको होता है। क्या होता है भाई? मैक्सिको। पेपर बड़ा शानदार दिया है, और अपने ही जो ATS MTS से ही चयन किया है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट आंवले है। जेली तैयार करने हेतु किन दो उपयुक्त फलों के नाम लिखिए। मैंने आपको बताया हुआ था कि जेली जो बनती है वो बढ़िया जेली बनती है, अपने खट्टे फलों से बनती है। सबसे श्रेष्ठ जो जेली बनती है वो अमरूद की बनती है। भाई किसकी बनती है? अमरूद की बनती है। तो खट्टे फलों में अमरूद, आम ले सकते हो आप, जिससे अपन जेली बना सकते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपको मेरा याद करवाया हुआ था, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहां पर? आपका आनंद, गुजरात में। कहां पर है ये? आनंद, गुजरात में है। तो आप तो इसकी स्थापना तक बता सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए भी, मृदा के जलीय क्षरण की कोई 3 प्रकार लिखिए। देखो बड़े प्रश्न आपको दिए हैं, सारे के सारे अपने जो क्लास अभी पढ़ी थी अपन ने, कि मृदा के जलीय क्षरण के 3 प्रकार बताइए। आप तो बता सकते हो, सारे के सारे क्रमबद्ध बता सकते हो। 1 नंबर जैसे कि अपन लिख सकते हो बौछारी क्षरण। दूसरा आप लिख सकते हो आप परत, आप लिख सकते हो रील, लिख सकते हो आप चौथा अवनालिका लिख सकते हो। इनके नाम लिखने थे आपको क्रमबद्ध, ये चारों के चारों स्टेप आपको बताए हुए थे, और आपको क्वेश्चन भी इसका पूछा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट के 3 लाभ लिखिए। वाह भाई वाह। वर्मी कंपोस्ट की अपन बात करते हैं कि कार्बनिक खादों में, जैसे कि गोबर की खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट में NPK अनुपात ज्यादा पाया जाता है। अपने जो गोबर की खाद में आपने अभी प्रश्न किया था, गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 0.5% होती है। वहीं अगर अपन बात करते हैं कि भी वर्मी कंपोस्ट के अंदर देखें, तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर ये मात्रा होती है 1.2 से 2.5% होती है। फास्फोरस की मात्रा देखें तो 1.6 से NPK अनुपात में नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और पोटास हो गया 1.6 से 1.8% होती है। वहीं अपन बात करते हैं पोटास की मात्रा की बात करते हैं, ये 1 से 1.5% होती है।
तो ये मात्रा क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है। पहला लाभ तो यही हो गया। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हार्मोन्स की मात्रा पादप के अंदर बढ़ाते हैं, जिसके कारण पादप की ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। तीसरा आप लिख सकते थे इसके अंदर कि भी इसमें एक्टिनोमाइसीट्स की संख्या ज्यादा पाई जाती है, जो पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता लाती है। तो ऐसे बहुत सारे लाभ अपन ने पढ़े थे। बूंद बूंद सिंचाई विधि के 3 लाभ लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये, बूंद बूंद सिंचाई विधि के 3 लाभ लिखिए। आपको मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट विधि आती है जिसमें पानी की बहुत बचत होती है, वो बूंद बूंद सिंचाई विधि है। इसका जो आविष्कार हुआ था वो इजराइल में हुआ था, और इजराइल के एक वैज्ञानिक का नाम था सिमका ब्लास, जिसने किया था। इसके 3 लाभ पूछे अपने को 3 लाभ पूछे। 3 लाभों के अंदर देखें तो एक तो इसमें पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है, पौधे को भी पानी मिलता है जड़ क्षेत्र में, जिसके कारण बीज का भाग सूखा रहता है, वहां पे खरपतवार वगैरह का अंकुरण नहीं होता। तो बड़े शानदार प्रश्न आपको पूछे। नेक्स्ट प्रश्न ये है, खरपतवार नियंत्रण की कोई 3 सस्ते विधियों के नाम लिखिए। सस्ते, मैंने कहा कि खेती का तरीका ऐसे सुधारिए अपने कि अपने खरपतवार कम से कम हो। तो इसके सस्ते संबंधित विधियां अपन ने मुख्यतः पढ़ी थी बहुत सारी, और नेक्स्ट इसमें जो क्लास हुई थी परसों की अपने, उसी के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था कि खरपतवार नियंत्रण की कोई 3 सस्ते संबंधित विधियां। एक तो अपन फसल चक्र अपने को अपनाना चाहिए। अगर फसलों को हेर फेर कर बुआई करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि परजीवी खरपतवार होते हैं, जैसे ओराबन की सरसों के अंदर लगती है, तो वो भी खरपतवारों इनका भी अटैक नहीं होता। तो ये सारी सस्ते संबंधित विधियां, खेती का तौर तरीके में अपने को सुधार करना है, जिसके कारण खरपतवारी जो पौधे हैं अपने कम से कम उगे। नेक्स्ट है आपका, ग्राफ्टिंग को परिभाषित कीजिए और विनय ग्राफ्टिंग का चित्र बनाइए। ग्राफ्टिंग की अपन बात करते हैं कि ऐसी सभी विधियां जिसके अंतर्गत मूल उर्वरक और संकुल का उपयोग करके नया पौधा अपन तैयार करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी ग्राफ्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्राफ्टिंग। और अगला पूछा है वीनियर ग्राफ्टिंग, जो कि मैंने आपको आम के अंदर बताया था। इसको साइड ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भी, साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्व उपरोपण, बाकी सारी जो ग्राफ्टिंग की जो विधियां होती है उसके अंदर पौधे के ऊपर वाला भाग काम में लेते हैं और इसमें साइड में लगाया जाता है, इसलिए इसको पार्श्व उपरोपण या साइड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। तो इसका डायग्राम आपको बनाना था। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है, पशु आवास प्रबंधन में कोई 3 बिंदु लिखिए। तो आवास प्रबंधन में एक तो आपके पीछे क्वेश्चन भी आया हुआ था कि इसकी जो लंबाई है वो अपने को पूर्व से पश्चिम में रखनी है और इसकी चौड़ाई है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में रखनी है। आवास ऐसा होना चाहिए जिसमें सूर्य का प्रकाश पहुंचे सुबह का। आवास ऐसा होना चाहिए जिसमें वायु संचार क्या हो, अच्छा हो। तो ये बातें आपको लिखनी थी सामान्य। बाद में आपको पूछा गया है कि गाय की मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थान और एवं कोई 2 विशेषताएं लिखिए। सिंपल प्रश्न आपको पूछा गया था कि मालवी नस्ल, मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा 2 चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो मेवाती नस्ल, एक तो मेवाती और एक मालवी। मालवी जो अपनी नस्ल है वो भारवाही नस्ल है और मेवाती होती है वो द्विकाजी नस्ल है। तो अपने को यहाँ पे कौन सी पूछी गई है, मालवी नस्ल। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान होता है वो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र होता है। मालवा क्षेत्र में आती है जैसे कि आपके रणसुर आती है, रतलाम आता है, उज्जैन, ये जो क्षेत्र आते हैं वो आपके मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषताओं की अपन बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान तो हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। और इसकी विशेषताओं की बात करें, 2 ही विशेषता पूछी है। अपन तो बहुत सारी विशेषता बता सकते हैं कि ये गाय छोटे आकार की होती है, जिसका धूसर रंग होता है और इसका शरीर मजबूत होता है, गठीला होता है, जो कि इसके बैल होते हैं वो कृषि कार्य के लिए उत्तम माने जाते हैं। तो आप आराम से लिख सकते थे, स्वस्थ पशु के कोई 3 सामान्य लक्षण लिखिए। बताइए, ऐसा पशु जिसकी नाड़ी गति सामान्य हो, जिसका श्वसन दर सामान्य हो, जिसका तापमान, शारीरिक तापमान सामान्य हो, तो वो पशु कौन सा होता है, स्वस्थ पशु होता है। ऐसा पशु जो जुगाली करता हो, जो आराम से दाना बांटा होता है वो खा सकता है और चारा में रुचि पैदा करता हो और जिसमें वृद्धि ग्रोथ अच्छी होती हो, वो कौन सा पशु होता है, स्वस्थ पशु होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका टिक फीवर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब की बार मेरे को लग रहा है कि टिक फीवर ही डिजीज आपको पूछेगा और बड़ा प्रश्न तो आप ये आ भी चुका है आपका। टिक फीवर रोग की रोकथाम में उपचार पूछा है सिर्फ। तो आपको मैंने बताया था कि एक परजीवी के द्वारा जो बीमारी होती है उस परजीवी का नाम बताया था बायोफिलस माइक्रोप्लस, उसके द्वारा बीमारी कौन सी होती है, टिक फीवर। इसका दूसरा नाम होता है, इसे चीचड़ी ज्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी इसे, चीचड़ी ज्वर। इस बीमारी के
रोकथाम एवं उपचार की अपन बात करते हैं तो पशुशाला की अपने को साफ सफाई रखनी है, रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना है, समय समय पर अपने आसपास की जो वनस्पतियां हैं, जो वहां की जगह है उसकी अपने को साफ सफाई करनी चाहिए, कीटनाशक दवाई का स्प्रे करना चाहिए, पशु चिकित्सक की सिफारिश के अनुसार अपने को ब्यूटॉक्स का छिड़काव करना चाहिए। किसका करना चाहिए भी? ब्यूटॉक्स का छिड़काव अपने को करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, पशुओं में एफएमडी वैक्सीन लगाने की आयु, मात्रा एवं स्थान लिखिए। आपको मैंने दो ही बताए थे कि एक तो एफएमडी का आप ध्यान रखें, इस वैक्सीन की पशु में आयु 6 माह की उम्र में, 6 माह। आपको वैसे तो मेरा बताया हुआ था कि गाय भैंस होती है उसमें 3 माह से छोटे बच्चों में अपन टीकाकरण वैक्सीनेशन नहीं करते, और भेड़ बकरी में 2 माह के छोटे बच्चों का अपन वैक्सीनेशन नहीं करता है। लेकिन एफएमडी वैक्सीन के अंदर इसकी उम्र ध्यान रखनी थी आपको 6 माह। दूसरी, पहला तो आयु हो गई 6 माह, और मात्रा पूछी गई है तो मात्रा आपको मैंने बता रखा था कि बहुत सारे अलग अलग डिजीज की जो मात्राएं अलग अलग वैक्सीनेशन की दी हुई है, लेकिन अपन एफएमडी के अंदर 2 ml मात्रा काम में लेते हैं। कितनी लेते हैं? 2 ml। और स्थान की बात करें तो कहां पे लगाते हैं अपन? त्वचा में लगाते हैं। कहां पे लगाते हैं? त्वचा में लगाते हैं भाई। अब नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। बड़ा शानदार पेपर आए हैं, इस हिसाब से आप अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। नेक्स्ट है आपका ये, निम्नलिखित पादप वर्धी नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूछ लिया। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ये प्राकृतिक ऑक्सीजन जो पौधे के अंदर बनता है वो इंडोल एसिटिक एसिड होता है, और संश्लेषित बनाए जाते हैं, जैसे कि आईबीए बनाया जाता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड बनता है, 2,4-D बनता है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का काम क्या होता है? पौधे की वृद्धि का काम होता है। पौधे की वृद्धि होती है, फूल फल झड़ने से रोकने का काम होता है, पौधों की जड़ों का ग्रोथ करने का काम होता है। तो इसके संश्लेषित भी कुछ रूप बनाए हुए हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं आईबीए की, इंडोल ब्यूटारिक एसिड की बात करें तो ये जड़ के निर्माण में सहायक होता है भी, जड़ निर्माण में सहायक होता है। नैप्थेलिक एसिटिक एसिड होता है, ये करता है फूल एवं फलों को झड़ने से रोकता है, फूलों को झड़ने से रोकता है। उसके बाद में अपनी आती है 2,4-D, 2,4-D आती है। 2,4-D का तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो मात्रा, एक तो ये खरपतवारनाशक के रूप में भी काम में आता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करता है, और साथ में एक हार्मोन के रूप में भी काम आता है इसकी सांद्रता। तो ये अपन लिख सकते थे। दूसरा है जिबरेलिन्स, जिबरेलिन होता है जो पौधे की सामान्य ग्रोथ में सहायक होता है, और अंगूर में बेरी का आकार बढ़ाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट भी बताया था, अंगूर में बेरी का आकार बढ़ाने के लिए जिबरेलिन का उपयोग किया जाता है, और ये मार्केट में मिलता है वो GA3 मतलब जिबरेलिक एसिड के रूप में मिलता है। इसका जो काम होता है वो जिबरेलिन के समान ही होता है। किसके समान होता है? जिबरेलिन के समान। तो आसानी से आप कर सकते थे। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, फल पाक तैयार करने की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फल पाक आपको जेम करवाया था, एक टमाटर का सॉस करवाया था परसों की क्लास में, ये आपको इंपॉर्टेंट बताया था कि ये दोनों के दोनों आपको पढ़ के आने हैं। तो टमाटर के सॉस तैयार करने की और फल पाक तैयार करने में आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले इसकी जो मेथड होता है उस मेथड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि फल पाक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपने फलों का गूदा है, रस है, चीनी को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पकाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है? आपका जेम कहलाता है। क्या कहलाता है? जेम कहलाता है। और जेम के अंदर अपन बात करें तो सबसे अच्छा जो जेम बनता है वो सेब का बनता है। किसका बनता है भाई? सेब का बनता है। अब अपन बात करते हैं जेम के अंदर कि भाई जेम के अंदर और क्या क्या चीज है। इसके अंदर जो TSS का मान होता है वो अपना होता है 68% होता है, और इसके अंदर अपन देखिए अम्लता होती है एसिडिटी, वो आपकी होती है 0.5 से 0.6% होती है, और फल का भाग अपन 45% काम में लेते हैं। उसके बाद विधि बनानी, सबसे पहले अपने को फलों का चयन करना है। सबसे पहले फलों का चयन, तो शुद्ध ताजा फलों का अपने को चयन करना है। उसके बाद में और सबसे बढ़िया बनता है वो सेब का ही बनता है। ताजे फलों, पूर्णतः पके हुए फलों का चयन करेंगे। उसके बाद में अपन फलों की तैयारी करेंगे, आवश्यकता अनुसार उनको काट लेंगे,
उसके बाद में अपन बात करें फलों की तैयारी में ब्रांचिंग करेंगे, और उसके बाद में फलों की मिठास के अनुसार कौन सा फल मीठा है उसमें क्या मिलाएंगे अपन, चीनी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, चीनी। तो जो खट्टे फल होते हैं उसके अंदर मात्रा ज्यादा रखनी पड़ती है, जैसे खट्टे फल हैं, खट्टे फलों में ये जो मात्रा रखी जाती है वो 1250 ग्राम रखी जाती है। वहीं अपन बात करते हैं मीठे फल होते हैं उसके अंदर 750 ग्राम अपन काम में ले लेते हैं। उसके बाद में इसका अंतिम बिंदु परीक्षण किया जाता है जब इसका तापमान 103 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। उस स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए, इसके अंदर नींबू का सत्व मिलाना चाहिए, जो कि क्या करता है भी चाशनी को नींबू का सत्व मिलाना चाहिए अपने को, नींबू का सत्व या सिट्रिक एसिड अपन कह सकते हैं, उसको अपने को मिलाना चाहिए, जिसके कारण से अपना जो चाशनी की जो गंदगी है वो गंदगी दूर हो जाए। उसके बाद में पुनः अपने को गर्म करना है, और गर्म करते हैं जब इसका तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है तो उस स्थिति में अपने को जैम है जो तैयार समझना चाहिए। और उसका अंतिम बिंदु परीक्षण करते हैं, थर्मामीटर से यही चेक कर लेंगे 105 डिग्री टेम्परेचर आ गया, डिफ्रेक्टोमीटर से चेक करेंगे 68 डिग्री ब्रिक्स उसमें टीएस आ जाना चाहिए, और जैम को अपन तोल करके चेक करेंगे, जब वो 1.5 गुना हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जैम अपना तैयार होता है। तो ये जैम की विधि थी। ऐसे टमाटर के सॉस की विधि थी। टमाटर का सॉस का तो आपको बताया था, टमाटर का चयन करना है सबसे बढ़िया पहले, उसके बाद में अपने को क्या करना है, टमाटर की तैयारी करनी है, और तैयारी करने के बाद में उसमें मसाला मिलाना है, अंतिम बिंदु परीक्षण करना है। इसी प्रकार से अपन टमाटर का सॉस तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आपको मैंने बताया था अगला नेक्स्ट प्रश्न है भेड़ की चोकला नस्ल। वाह वाह, क्या बात है, सारे के सारे जो प्रश्न टफ उठाए गए हैं वो अपने ही जो प्री बोर्ड से जो अपने एमटीएस एटीएस चलते हैं, आदर्श मल्टी सीरीज चलती है, उन्हीं से उठाए गए हैं। भेड़ की चोकला नस्ल, भेड़ की जो चोकला नस्ल है इसका पूछा गया आपको उत्पत्ति स्थान तो इसका शेखावाटी क्षेत्र है, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर आता है। वितरण की बात करें तो इसके आसपास के इलाकों के अंदर ये भेड़ पाई जाती है। विशेषताओं की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में ऊन उत्पादक जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है, भेड़ की चोकला नस्ल होती है, इसलिए इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की मेरिनो। और इसके अंदर देखिए शरीर वर्गाकार होता है, उत्तम क्वालिटी की प्राप्त होती है। गलीचे बनाने के लिए जो बेस्ट नस्ल मानी जाती है भेड़ की चोकला नस्ल मानी जाती है। क्या मानी जाती है, चोकला नस्ल। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, अथवा में दे रखा है भेड़ की मेरिनो नस्ल की उत्पत्ति स्थल, वितरण और विशेषता उपयोगिता लिखिए। क्या बात है, भेड़ की मेरिनो नस्ल, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो स्पेन है। क्या है, स्पेन देश की अपन बात करें वो इसका उत्पत्ति स्थान है। उसके बाद में इसका वितरण आसपास के इलाकों में सभी वर्ण संकरण के लिए ले जाई जाती है इस भेड़ को। विशेषताओं की अगर अपन बात करें कि मेरिनो नस्ल की क्या विशेषता है कि सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक नस्ल है, इसके शरीर पर झुर्रियां सलवटें पाई जाती है, और मैंने आपको कहा था कि इसके नर मेंढों के अंदर सींग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मेंढों के अंदर सींग पाए जाते हैं। और इसकी देखा जाए तो 5 से 9 किलोग्राम है जो उपयोगिता के अंदर बात करें तो ऊन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊन। और विपरीत परिस्थितियों में इस भेड़ का पूरा शरीर होता है, वो पैरों से लेकर पूरा चेहरा वगैरह ऊन से ढका हुआ रहता है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों के अंदर आसानी से अपना जीवन यापन कर सकती है। आगे अपन देखते हैं, बड़ा शानदार पेपर आया है आपका। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे की बात करें तो नेक्स्ट आपका डी सेक्शन की बात करें, बड़े वाले प्रश्न। वाह भाई वाह, सारे के सारे प्रश्न आपको परसों की क्लास में और अपना जो एमटीएस और एटीएस से ये टफ प्रश्न आ चुके हैं, तो इससे आपका गलत होने की तो कोई गुंजाइश होने भी नहीं चाहिए। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक खेती का वर्णन की अपन बात करते हैं तो पहला बिंदु है इसके अंदर जलवायु। तो जलवायु आपको पता है कि मूंगफली की जो क्रॉप होती है वो आपकी खरीफ सीजन की क्रॉप होती है, तो उष्णकटिबंधीय इसके लिए जलवायु मुख्यतः चाहिए। बीज दर एवं बीजोपचार की बात तो निश्चित उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, और लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। और मृदा है वो बलुई दोमट मृदा या बलुई मृदा इसके लिए बेटर रहती है। बीज दर एवं बीजोपचार की बात करें तो आपको फिक्स पता होगा कि मूंगफली की 2 प्रकार की होती है, एक स्प्रेडिंग टाइप, एक बंच टाइप होती है। तो आपको मुख्यतः ध्यान रखना है इसकी जो बीज दर होती है वो 60 से 80 किलोग्राम अपन बीज दर। और बीजोपचार की बात करें तो ट्राइकोडर्मा से FIR मेथड आपको बताया था। ये FIR वो नहीं है, ये FIR का मतलब है फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और लाइजोबियम। सबसे पहले अपन
फंगिसाइड में ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में जैसे कीटनाशक में सफेद रट वगैरह कीट लगते हैं तो क्लोरोपाइरीफॉस से करना चाहिए। और राइजोबियम कल्चर के अंदर देखें तो राइजोबियम और पीएसबी कल्चर अपने को करना चाहिए। 4 उन्नतशील किस्में, क्या बात है, 4 उन्नतशील किस्में के अंदर अपन बात करते हैं 1 के 12 चॉइस होती है। अपन बात करते हैं गुजरात ग्राउंडनट GG2, गिरनार 2, और अपन बात करते हैं RG 510 जो अपने राजस्थान के लिए उपयुक्त रहती है। राजस्थान ग्राउंडनट 510 तो आप किसमें करेंगे। पादप संरक्षण की बात करें तो मूंगफली का प्रमुख जो कीट रहता है वो सफेद लट रहती है, इसमें कातरा लगता है और इसके नियंत्रण के लिए अपने को क्लोरोपाइरीफॉस दवाई है उसका अपने को उपयोग करना चाहिए। रोग की बात करते हैं इसके अंदर तो इसके अंदर विल्ट जो समस्या मुख्यतः रहती है, टीका डिजीज रहती है। आपको मैंने बताया था अगेती टीका ऐसे स्टार्ट होता है स्क्लेरोस्पोरा एरिचिडिकोला, और एक होता है पछेती। एक तो अपने बात करते हैं रोग की बात करें अगेती टीका सर्कोस्पोरा, अगेती ऐसे आ रहा है, ए का मतलब एरिचिडिकोला, और पछेती पै से आ रहा है भी पछेती टीका। जो आपके प्रमुख रोग थे पछेती टीका आता है पर्सोनाटा, स्क्लेरोस्पोरा पर्सोनाटा, तो ये आपको ध्यान रखना था। और उसके बाद में 8वां प्रश्न था आलू की वैज्ञानिक खेती में, जैसे जलवायु थी शीतोष्ण ठंडी जलवायु इसके लिए चाहिए। बीज द्रव्य बीजोपचार की बात करते हैं अपन, सामान्यतः 25 से 30 क्विंटल अपने को कंद की आवश्यकता होती है। इसको सबसे पहले उपचारित करने के अंदर अपन दवाइयों का काम करते हैं। एक तो होता है आपका एग्लोल होता है, एग्लाल या एरिटोन से अपन उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद में अपने को जैसे कि इसमें सुप्तावस्था पाई जाती है तो अपने को थायोयूरिया से भी उपचारित करना चाहिए, थायोयूरिया से भी अपने को उपचारित करना चाहिए। उसके बाद में 4 उन्नतशील किस्में, वाह भाई 4 उन्नतशील किस्मों की अपन बात करते हैं तो कुफरी नाम से जितनी भी वैरायटी है, कुफरी चिपसोना है, कुफरी लवाकार है, कुफरी अलंकार है, कुफरी शीतमान है, सारी की सारी जो वैरायटियां हैं वो किसकी है, आलू की है। किसकी है, आलू की। पादप संरक्षण की अगर अपन बात करते हैं तो आलू के अंदर प्रमुख जो कीट लगता है जैसे कि चेपा लगता है और कंद के अंदर समस्या आती है तो अथवा के अंदर आप आराम से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट की अपन बात करते हैं आगे की, वाह भाई केला और अनार, क्या बात है। परसों की क्लास में आपको बताया था और आपका ये तो प्रश्न है जो आपको अनार ये तो दिए हुए हैं आपको एमटीएस के अंदर। तो केले की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करें। तो सबसे पहले भूमि और जलवायु की बात करें तो भूमि इसके अंदर जो मुख्यतः आती है वो बलुई दोमट मृदा। आपको सभी को बताए हुए थे कृषि योद्धाओं कि जो भूमि मुख्यतः काम में लेते हैं वो बलुई दोमट मृदा में सभी प्रकार की जो फसलें वो लगाई जा सकती है। जलवायु की अपन बात करें तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अपन के अंदर आसानी से केले की खेती कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न आपको अगला दिया गया 4 उन्नत किस्में। आप तो आदर्श के बच्चे हो, कम से कम 20 किस्में बता सकते हो, बोर्ड ने तो आपको सिर्फ 4 ही किस्में पूछी है। तो इसमें सबसे मीठी जो वैरायटी आती है वो कारपुरावल्ली, कारपुरावल्ली आती है, G9 आती है, G9। आप कहते थे ना सर G9 का पूरा नाम क्या है, ग्रैंड नेने किस्म। कौन सी होती है भाई, ग्रैंड नेने किस्म होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं रसकली होती है, चक्करकेली होती है, ड्वार्फ कैवेंडिश होती है। तो ऐसे बहुत सारी जो किस्में हैं आप आराम से लिख सकते थे। तो ये 4 किस्में आप कर सकते हो। उसके बाद में पौधे लगाने की विधि आपने कहा था कि सर केला छोटा पौधा होता है और इसके गड्ढे का आकार क्या रखते हैं, तो गड्ढे का आकार छोटे प्लांटों के लिए अपन मुख्यतः जो काम में लेते हैं वो गड्ढे का आकार लेते हैं, वो 0.5 से 0.5 इंटू 0.5। यहाँ पे आप फिक्स लिख सकते थे 0.30 इंटू 0.30, या आप लिख सकते हो इधर 30 इंटू 30 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे आप खोज सकते हो। और कितने डिस्टेंस है, तो मुख्यतः अपन 2 मीटर की डिस्टेंस रखते हैं केले के अंदर। यहाँ पर 1.6 में और सघन रोपण के अंदर 1.6 इंटू 1.6 रखते हैं और 1.8 इंटू 1.8 पर भी इसे लगाया जाता है। उसके बाद में प्रमुख कीट एवं व्याधियों की बात करें तो व्याधि तो आपको मैंने बहुत सारी व्याधियां बताई हुई थी। मुख्य व्याधि इसकी थी पनामा विल्ट। पनामा विल्ट जो रोग होता है वो मुख्यतः आपका किससे होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक के द्वारा होता है।
और इसके लिए अपन बात करते हैं जैसे कि पनामा विल्ट, ये विल्ट की समस्या है पनामा, तो कवकनाशी का अपने को स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद में एक आपको मैंने बीमारी और बताई थी, दूसरी बताई थी बंची टॉप बीमारी। बंची टॉप जो बीमारी है वो आपकी बात करें तो वायरस जनित बीमारी थी, और इस बीमारी को फैलाने के लिए आपको बताया हुआ था कि वायरस जनित बीमारियों को कीट फैलाता है, इसके नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवाई डालनी है। और इसके लिए एक कीट था जिस कीट का नाम होता है एफिड। एफिड का साइंटिफिक नाम भी आपको बताया हुआ था, इसका साइंटिफिक नाम होता है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। यह प्रमुख कीट होता है और उसके नियंत्रण के लिए मिथाइलडेमेटोन या डाइमेथोटीसीसी मार्केट में अपने को रोगर के नाम से मिलती है, ये दवाई का अपन उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जैसे माइकोस्पर्शिका जो इसके अंदर कीट लगता है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कीट व्याधियां आसानी से आप कर सकते थे। नेक्स्ट आपका आता है अनार की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो ये भी आपको बताया हुआ था कि भूमि और जलवायु, चार उन्नत किसमें अपने को यूज करनी थी, पौध लगाने की विधि, कीट एवं व्याधियां। तो सामान्य आपका प्रश्न पेपर रहा है जिसके अंदर जो टॉप प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे अपने एमटीएस और एटीएस से आए हैं। तो आप आराम से कर सकते थे, पेपर देख के बहुत आपको भी अच्छा लगा होगा, प्रसन्नता हुई होगी। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं, तो वो सारे के सारे मेरे को बताएं कि सर हमारे पूरे नंबर आ रहे हैं, किसी के कोई एक आधा नंबर कट भी रहा है, तो आगे आने वाले जो पेपर है उनमें और शानदार तरीके से मेहनत करके। और आपको ध्यान रखना है, आपने पहले से एक रखा है कि राजस्थान में आदर्श का नाम आना चाहिए, और आदर्श में एग्रीकल्चर का आएगा, और एग्रीकल्चर में आप सभी का आएगा। धन्यवाद।